अस्सलामुअलैकुम और सुबह खैर। आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं उर्मिला हसन। मैं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से, आपको खुशामदीद एक नए दिन को लेकर। टुडे इज थर्सडे, दैट मींस कि हम इस वक्त बढ़ना शुरू हो गए हैं वीकेंड की जानिब। बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी आज की टॉप की खबर ये तो नहीं है। आज हमने कहा कि हम स्पोर्ट्स से भर देते शुरू से में। वैसे भी आज सुबह से मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, फिर मैं कह रहा था ऐसा क्या वो जज्बा हो जो कि आपको ड्राइव करे, तो इसके अलावा और कोई जज्बा नहीं है कि नहीं मेरे पास है ना एक जज्बा। हाँ, वो जज्बा ये था कि मुझे फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ 2 दिन पहले तो 20 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, तो अगर हम काम पे नहीं जाएंगे तो पेट्रोल कैसे हम डलवाएंगे। तो उस जज्बे ने फिर मुझे ड्राइव किया। और आप इस हुकूमत को क्रेडिट दें इस बात का कि आपके अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी, जज्बा हुब्बुल वतनी तो उन्होंने कम किया, खैर जज्बा तूफानी बढ़ा दिया, तूफानी जज्बा ऑफिस आना, जिम्मेदारी बढ़ा दी उन्होंने। बढ़ा दिया। ये आप इसहाक डार साहब को दुआएं दें कि उन्होंने आपके अंदर 20 रुपए पेट्रोल। बस वो मैं सोच रहा हूँ दीवार पे वो अक्सर एक शेर नवाज शरीफ साहब पढ़ते थे ना, तायरे ला होती है उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती है परवाज में कोता ही। हम सबकी परवाज ही मतलब समझ नहीं आ रही है, फड़फड़ा रहे हैं, बस ऐसे लग रहा है सारे क्रैश ही हो गए, परवाज क्या करना है। तो खैर जी, इस उम्मीद के साथ कि आपके दिन का आगाज हो गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए। एक नया दिन उसने हमें अता किया और एक और मौका दिया अपने आप को सुधारने का, अपनी कल की गलतियों को के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाने का और ज़िंदगी में कुछ नया करने का। मैं एक बार फिर कहता हूं कि ज़िंदगी को जिया जाए, गुजारा ना जाए। बहुत खूबसूरत नेमत है अल्लाह की, बेस्ट अपनी तरफ से करने की कोशिश की जाए। हम सब और ये बहुत ज़रूरी है। हम सब जी रहे हैं, हम सब गुजार रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं। आप मेरी बात तो अच्छा मतलब जी रहे हैं ना, अच्छा, सही ठीक है, गुजारा हो रहा है। आपको पेट्रोल महंगा मिल रहा है, सब्जी महंगी मिल रही है, आपके बिल ज्यादा आ रहे हैं, बिजली महंगी मिल रही है, गैस मिल रही है, लेकिन कोई बात रौनका लग गया ना, रौनका लग गया। ठीक है, क्रिकेट की बात कर लेते हैं भाई। हम तो बोलते रहेंगे और ये खत्म नहीं होगा हमारा दर्द। क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं कि आज क्रिकेट की बेहतरी का एक फार्मूला तय पाने को है। बड़े बड़े 3 दिमागों के हवाले से आपको बताएं। पहला दिमाग नंबर 1 नहीं बताता हूँ, पीसीबी ने जो साबिक कैप्टन हैं इन पर मुश्तमिल एक हाई प्रोफाइल टेक्निकल कमेटी बनाई है। दिस इज समथिंग न्यू इन द मार्केट। मिसबा उल हक इसकी सरबराही कर रहे हैं। इंजमामुल हक साहब जो कि मिसबा भाई के सीनियर हैं वो भी इसमें शामिल है, और हफीज भाई जो कि उनके जूनियर हैं वो भी इसमें शामिल हैं, बल्कि दोनों साथ साथ ही हैं तकरीबन। सो ये जो साबिक स्टार सिलेक्शन कमेटीज की तकर्री है, इसमें कोचेस का इंतखाब है, इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसके अलावा प्लेइंग कंडीशंस हैं, इस पर ये सिफारिशात मुरतब करेगी। आई थिंक नॉट अ बैड एफर्ट, बट देखते हैं कि क्या रिजल्ट सामने आता है। बिल्कुल, ज़का अशरफ साहब ने जी 3 साबिक कप्तानों की क्रिकेट टेक्निकल कमेटी में शमूलियत को खुशाइंद करार दिया है। और मिसबाह उल हक ने कहा है कि कमेटी का सरबराह बनाया जाना मेरे लिए एजाज़ है और ये एक चैलेंज भी है, लेकिन अपने तजर्बे की बुनियाद पर वो कहते हैं कि जी हम मस्बत तब्दीली लेकर आएंगे और खेल के हवाले से तब्दीली लाएंगे, इसको फरोग भी दे सकेंगे। दूसरी जानिब जी, वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने के फैसले पर हुकूमती कमेटी का इजलास आज हो रहा है, जिसमें कमेटी के सरबराह जो हैं वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और उसके साथ साथ वो उसकी सदारत करेंगे इजलास की। और इसके इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब वो भी शरीक होंगे, जबकि दीगर अरकान में वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब हैं, आजम ताहिर साहब हैं, एहसान मजारी साहब हैं, मरियम औरंगजेब हैं, असद महमूद हैं, अमीन उल हक है, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब भी हैं और तारिक फातमी साहब इसमें शामिल हैं। सो लेट्स सी कि आज इस इजलास में क्या अहम फैसले होते हैं। मजे की बात, इनमें से कोई भी क्रिकेटर नहीं है, जितने भी नाम आपने लिए सारे पॉलिटिशियंस ही हैं। तो पॉलिटिकली क्रिकेट का फैसला आज होगा। पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पॉलिटिशियन है। हाँ, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग वो भी ठीक है, लेकिन क्रिकेट इंडिया में भी ऐसी हो रहा है कि पॉलिटिक्स फैसला करिए कि क्रिकेट किधर जाएगी। दोनों मुल्क को अल्लाह ने टैलेंट बहुत दिया है, लेकिन फैसला साजी क्रिकेटर्स के हाथ में नहीं है इस मामले में। खैर, आगे बढ़ते हुए क्रिकेट बोर्ड ने जो वर्ल्ड कप तक गैर मुल्की कोचेज हैं, जैसे मिकी आर्थर हैं, ग्रैंड ब्रेडमैन हैं, इनको तब्दील करने का इरादा तर्क कर दिया है। जरा ये भी कहते हैं कि जो क्रिकेट कमेटी इस इजलास में साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने कहा कि गो कि मैं गैर मुल्की कोचेस की तकर्री के हक में नहीं हूँ, इसके खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखता हूँ, लेकिन अगर नजम सेठी साहब ने गलत फैसला भी किया है तो एकदम से कोचेस को तब्दील करना दानिशमंदी नहीं है। दैट्स वेरी वेल सेड। मिसबाह भाई ने जो बात की, अच्छी बात है, इसके अंदर वजन नजर आता है। सो देखते हैं कारकर्दगी क्या होती है। रीसेंट रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान ने 2-0 से श्रीलंका को वाइट वॉश किया है, तो आई थिंक इस पॉइंट पे करना ठीक भी नहीं होगा। फुटबॉल लवर्स के लिए भी हैव अ स्टोरी, एंड देन हम थोड़ा पॉलिटिक्स पे बात कर लेंगे। जो अर्जेंटाइन के सुपरस्टार है लियो मेसी, GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गोट इनको कहा जाता है। एक बार फिर पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को उन्होंने मात दे दी है। मीडिया रिपोर्ट से कहती हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने
ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सबसे ज्यादा टाइटल्स का जो चार्ट है वो शेयर किया, जिसमें इंटर मियामी क्लब के मेसी पहली पोजीशन पे, एक दफा फिर मेस कर दिया उन्होंने सारे चार्ट्स को। और उनकी टीम ने मजमूई तौर पर 41 टाइटल्स अपने नाम जीते हैं। जो सऊदी क्लब अल नसर है, इसके रोनाल्डो 40 टाइटल्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं, नेक टू नेक हैं बिल्कुल। और इसी तरह पोलैंड के जो प्लेयर हैं वो उनकी भी मौजूदगी है। सो ओवरऑल अगर इन दो प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि इनके फैंस भी आपस में लड़ते रहते हैं ना, सो मेसी स्टिल रूलिंग द चार्ट्स। चले जी, ये हमने आपको कुछ स्पोर्ट्स की खबरें दी। अब आपको पता है हम सियासत, इकोनॉमी, इन सारी चीज़ों के बगैर तो रह ही नहीं सकते, खास तौर पे इमरान। ना आपको रहने देंगे। आज इमरान आगाज करेंगे बड़ी खबर। बड़ी खबर। जो हालात खराब हो रहे हैं मुल्क के, अमला हसन चाहती है कि जिम्मेदारी मुझ पर शिफ्ट कर दे, लेकिन लोग ये खबरें आप ही से सुनना चाहते हैं। आप माने या ना माने, नहीं, मैं अच्छी खबरें देता हूँ भाई। निगरान सेटअप आ रहा है, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही है, कानून साजी जिसे कहते हैं अन्य वाह हो रही है। कहाँ की बात हो रही है? यूरोप ये नहीं, पाकिस्तान की बात हो रही है। बहुत ज्यादा कानून साजी हो रही है आजकल। लेकिन $1 मिलियन सवाल आज का ये कि क्या इलेक्शन वक्त पर होगा। यानी कल शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इंतखाबात होंगे, तो दैट वाज अ क्वेश्चन फॉर मी। आई मीन कि शहबाज शरीफ साहब अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हालात कुछ मुख्तलिफ जानिब जा रहे हैं। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात कौंसिल में जाएंगे। उन्होंने कहा, ज़राए के हवाले से अब ये खबरें हैं कि जुम्मे को CCI का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के बाद इंतखाबात में जो ताखीर के बादल है ना, वो मजीद गहरे हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मंडला रहे, भी मंडला तो पहले ही रहे थे, अब गहरे हो रहे हैं। दूसरी जानिब जो तादी जमातें हैं, उनकी जानिब से भी हैरानी का इजहार किया गया। और पीपल्स पार्टी तो खुल के सामने आ गई, बिकॉज दे डोंट वांट दैट नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात, उनको पुरानी पे चाहिए हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि 60 दिन के अंदर कराएं, आप एग्जैक्ट टाइम पे तहलील करें और 60 डेज में जाएं। मुराद अली शाह साहब वैसे जो नई मरदमशुमारी है इसके हक में पहले ही वोट ना देने का ऐलान कर चुके हैं। बिल्कुल। नून लीग के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब लाहौर की आबादी कम किए जाने पर मरदमशुमारी पर एतराज उठा चुके हैं, जबकि जमात इस्लामी और MQM पाकिस्तान कराची और हैदराबाद की मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। साथ ही मुत्तहिदा ने भी 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि कराची की मरदमशुमारी दुरुस्त किए बगैर इलेक्शन नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब जी, पार्लिमानी महाज पर हुकूमत की जानिब से धड़ाधड़ कानून साजी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 4 दिन में 54 बिल मंजूर करा लिए गए। ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट बिल सेनेट में पेश होने पर हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स ने शदीद एहतजाज किया। उसके साथ साथ सेनेटर रजा रबानी ने बिल की कॉपी फाड़ दी और सेनेट को राजवाड़ा करार दे दिया। कहा कि क्या कहा, बल्कि हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। आप मेरी अमेंडमेंट्स को जो है वो मनोमन मान लें। मैं सिर्फ इतना इल्तिजा कर रहा हूं कि हाउस को वो अमेंडमेंट्स पुट कर दें। हाउस उन अमेंडमेंट्स को जो है रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट कर दें, लेट देम बी थ्रोन अवे, लेकिन डोंट टेक अवे दिस राइट। आई एम नाउ वेस्टिंग माय टाइम ओवर हियर एंड आई विल टेयर अप योर बिल्स। आई कम फ्रॉम द लेगेसी ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। जी, सेनेटर रजा रबानी ने बिल की कॉपी फाड़ दी। हमने आपको सुनवाया कि वो क्या कह रहे थे। इसी पे सारी सूरत हाल पे तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार कामरान यूसुफ मौजूद है। कामरान, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, हम आगाज ही इस कन्वर्सेशन का यहाँ से करते हैं। इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं? बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। आई थिंक $1 मिलियन बल्कि $1 बिलियन क्वेश्चन है कि इलेक्शन टाइम पर होंगे या नहीं होंगे। और ऊपर से आपने जिक्र किया कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान है कि जो नए इलेक्शंस हैं या इलेक्शंस हैं वो मरदमशुमारी जो नए नताइज आ जाएं उसके बाद जो हल्का बंदी हो उसकी बुनियाद पर होने चाहिए। अगर इसको बयान को सामने रखें तो फिर तो ये इलेक्शन वक्त पे होते नजर नहीं आते, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब पिछले साल अप्रैल में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रिजेक्ट की थी तहरीक अदम एतमाद और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया था, और एक मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बारे में सोच रही थी कि शायद क्योंकि असेंबलियां अब डिसॉल्व हो गई हैं और जिस तरह के पॉलिटिकल माहौल है मुल्क के अंदर, तो बेहतर है कि नए इंतखाबात के अंदर जाया जाए। उन्होंने उस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको भी वहां पर बुलाया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वहां पर बिल्कुल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मुमकिन है ही नहीं कि विद इन 70 डेज इलेक्शन करवाएं, और एक वजह उन्होंने ये भी बताई क्योंकि जो इंतखाबात अगर होने भी हैं तो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर होने हैं, और जब उसके नताइज आएंगे तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि आज अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो नोटिफाई करती है
नए मर्दमशुमारी के नताइज को, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को कम से कम 4 माह चाहिए नई हल्का बंदियों के लिए। तो आज अगर हम वो टाइम कैलकुलेट कर लें, जैसे आपने जिक्र किया कि शायद इस फ्राइडे को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हो रहा है, और फर्ज करें कि उसमें नए मर्दमशुमारी के जो नताइज हैं उनको नोटिफाई कर दिया जाता है, तो बकौल इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन कमीशन को फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड 4 माह चाहिए नई हल्का बंदियों के लिए। तो अगर इस बुनियाद को सामने रखें तो फिर तो लगता ही है कि इलेक्शन जो हैं वो डिले होते नजर आते हैं। लेकिन जाहिर है कि इसके अंदर कई और ऐसे इश्यूज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, जस्टिस काजी फैज ईसा, और बावजूद इसके कि बहुत सी बातें उनके बारे में कही जाती हैं कि शायद मे बी उनकी लीनिंग है टूवर्ड्स जो करंट गवर्नमेंट है या PMLN है, लेकिन जो वकला हैं या जो लोग उन्हें जानते हैं उनका ख्याल है कि शायद वो कोई ऐसा काम नहीं होने देंगे जो आइन और कानून से मावरा हो। तो इसलिए आई थिंक अनसर्टनिटीज बहुत हैं। अभी तक आई डोंट थिंक सो इट इज क्लियर कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। राइट। कामरान, रजा रब्बानी का सवाल उसूली तौर पे बहुत लाजमी है बात करना उनके हवाले से। बड़े पावर विजुअल्स कल उन्होंने खींचे मीडिया के ऊपर, और रिमाइंडिंग अस दैट जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का यूनाइटेड नेशंस के अंदर बिहेवियर, एंड देन ही सेड आई कैरी द लेगेसी ऑफ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। 21वीं तरमीम के ऊपर भी साइन करने के बाद रोए थे रजा रब्बानी साहब, और कहा था कि मुझे नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। कल भी कहते हैं कि I'm वेस्टिंग माई टाइम हियर। 7 साल से क्यों कर रहे हैं फिर? क्या ये सिर्फ मीडिया कैमरों की तवज्जो दिलाने के लिए अपने ऊपर कि हम अपराइट पॉलिटिशियंस हैं या सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं? आई मीन आपका फिर किरदार किधर है इस सारे हवाले से जो आपको अदा करना चाहिए जब इस किस्म की फैसला साजी होती है, चाहे 21वीं तरमीम हो, मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम हो, या फिर कल की फैसला साजी हो सीक्रेट एक्ट के तहत? व्हाट डू यू से दैट? आई थिंक इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एक पहलू है, जो पीपल्स पार्टी का जो रद्द अमल आ रहा है, जो जाहिर है कि थोक के हिसाब से कवानीन पास किए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर से, वो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं है जो कुछ हो रहा है, और वो इस तरीके से आप कह लें कि मासूम बन रहे हैं। हालांकि ये रियलिटी नहीं है। आई थिंक दे आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो कोalition पार्टनर हैं। असल में इशू ये है कि इवन के PMLN के और बाकी जो कोalition पार्टीज हैं, जो आम मेंबरान हैं, उनको भी नहीं पता। फैसले बंद कमरों में बड़े लीडरान के दरमियान हो रहे हैं, और उसकी बुनियाद पे चीजें वो आगे बढ़ रही हैं। तो जाहिर है कि ये रजा रब्बानी, आई नो कि वो लॉयर भी हैं, आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन करते हैं, तो शायद ऐसे लोगों के लिए पब्लिकली उसको जस्टिफाई करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए आई थिंक ये करते हैं। अगर वाकई उनको एतराज है, ठीक है, उन्होंने सेनेट के अंदर जो कुछ किया, अपने जज्बात का इजहार किया, तो वो अपनी लीडरशिप से भी उन्हें सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए आसिफ अली जरदारी से, पूछना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी से कि क्या ये जो कवानीन पास हो रहे हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर तरमीम हो या बाकी मामलात हो, क्या आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है विद PMLN या विद द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट? अगर तो नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी को खुल के अपोज करना चाहिए। सेनेट में जाहिर है कि अब इशू बना है, लेकिन कौमी असेंबली के अंदर भी अपोज करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये सीनियर लीडरान है हमारे पॉलिटिशियंस के। जी, ये सीनियर लीडरान है, तो पूछ भी सकते हैं। इनकी उम्र से आधे से भी कम बिलावल की उम्र है, तो ये पूछ सकते हैं, ये हैज द राइट। इन्होंने उनकी वालिदा के साथ, उनके पुराने साथी हैं, और इस तरह बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो राइट। अच्छा, अब इसको जो कमेटी को भेजा गया है सीक्रेट एक्ट का के ऊपर जो कानून साजी है, इसमें तो कुछ बड़ी काबिले एतराज किस्म की शिक्के भी हैं, और उसमें वाज़े तौर पे लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो आज़ादी इज़हार राय की एक टर्मिनोलॉजी है वैसी फेड होती जा रही है, तो इसका गला तो मज़ीद ऐसा लगता है कि घोंट दिया जाएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आम लोगों के लिए, बल्कि आपके और मेरे लिए भी, जिनका ये काम है कि वो सही बात को सही वक्त में लोगों को पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त जो सिविल सोसाइटी है, जो वकला हैं, जो इनफैक्ट मीडिया भी है, उस पर भी ऐसी कोई मौसर आवाज़ नहीं है कामरान। इसको देखते हुए हम भी महज खबर की हद तक या एक वक्ती तौर पे तज्जिए की हद तक बात कर रहे हैं। यू थिंक इतना रिस्पॉन्स काफ़ी है या नहीं? अब जो होना है वो होके रहेगा, अब तज्जिए और तबसरों से बात ऊपर चली गई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो सेनेट में क्योंकि मामला अब ये लटक गया है और इस गवर्नमेंट के ज़ाहिर के दिन कम ही हैं, तो लेट्स होप दो के इतनी उम्मीद रखनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनटों में चीजें चेंज हो जाती हैं, कि ये इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। क्योंकि इसमें जो सबसे मुतनाज़ा जो शिक है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो तरमीम की गई है कि अब जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं बगैर किसी वारंट के आपके मेरे किसी शहरी के घर पर किसी भी वक्त छापा मार सकती हैं, ताकत का इस्तेमाल कर सकती हैं,
और अगर उनको ये शक भी गुजरे कि कामरान जो है एक ऑफेंस कमिट करने लगा है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर भी मेरे खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं। अब अगर रियलिटी देखें तो पाकिस्तान में खुफिया एजेंसियां जो हैं पहले ही उनके ऊपर ये इल्जाम लगते रहे हैं कि वो अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं या वो इख्तियार जो उनके पास है ही नहीं उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब अगर आप उनको ये लीगल कवर प्रोवाइड कर देंगे तो कल किसी मेरे ख्याल में जो सबसे पहले ये विक्टिम होंगे ये वही लोग होंगे जो आज ये कानून साजी करवाने में इनकी मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक देयर हैज टू बी सर्टेन बैलेंस। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर ये बात होती है कि जो भी खुफिया एजेंसियां हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इनकी ओवरसी करने के लिए, ताकि ये जो इन पर इल्जामात लगते हैं उनको काउंटर किया जा सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी ये कुछ और ही काम कर रहे हैं और शायद उसकी एक वजह ये है, एक तासुर ये दिया जाता है क्योंकि इन जमातों को अब भी लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की किसी एक खास जमात के साथ लड़ाई है तो हम तो बच जाएंगे, हमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन माजी में हमने देखा है कि जब इन्होंने दूसरों के लिए गड़ा खोदा है आखिर में उसी में आकर गिरे हैं। अगर ये कानून साजी जरूरी है तो मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट ये है कि इस पर खुलकर ओपनली पब्लिक पार्लियामेंट के अंदर बाहर डिबेट होनी चाहिए और जो कानून मुल्क की बेहतरी के लिए है तो फिर ठीक है उसके ऊपर, लेकिन खुल की डिबेट होनी चाहिए। इस तरीके से रश नहीं करना चाहिए, रबर स्टैंप नहीं बनना चाहिए पार्लियामेंट की। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा कामरान, अब ये तो हो गई इन सियासतदानों की बात, और ये जो हम हुकूमत के जाते जाते आखिर आम के हवाले से बात कर रहे हैं जिसमें कानून साजियाँ हो रही हैं, दूसरी जानिब एक अवाम भी है जिस पे ये हुकूमत जाते जाते बहुत सारे बम गिरा रही है। अभी हमने 2 दिन पहले देखा पेट्रोल बम गिरा, उससे पहले बिजली है, दीगर मामलात हैं, और फिर निगरान सेटअप को लेकर भी बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाउ डू यू सी जी महंगाई जाते जाते हुकूमत, और एज कल अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये कोई आखिरी बम नहीं होगा जो ये हुकूमत असम्बलियाँ तहलील होने से पहले या निगरान सेटअप के आने से पहले गिराएगी, इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं। सो हाउ डू यू सी हुकूमत को क्या इस सारे जाते जाते अपने लिए कुछ बेहतर एक इमेज या एक इम्पैक्ट छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ना कि महंगाई मजीद बढ़ाई जाए? आई थिंक इसकी 2 इंडिकेशन है। लोग तो ये भी कहते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, कि कोई भी जो गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट जब जाती है और इलेक्शन होने वाले होते हैं तो फील गुड फैक्टर एक छोड़ के जाती है, कुछ ऐसे इकदाम के कम से कम अपने लोगों को बता सकें। लेकिन ये जो उन्होंने ऐलान किया, एक तो उसकी जो बाकी इकोनॉमिक रीजन है वो अपनी जगह पे, आई थिंक उसकी एक वजह यही है कि इस गवर्नमेंट को ये जो रूलिंग कोalition है उनको इतना अंदाजा है कि अगर इलेक्शन होंगे तो शायद उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला नहीं होगा, किसी और वजह से होगा, तो दे आर प्रोबेबली श्योर कि जी उन्होंने ही वापस आना है। तो बेशक पेट्रोल जो है 20 रुपए 40 रुपए महंगा होगा फैसला, आपको क्या लगता है? मतलब ये कि उनको यही लगता है कि जो हमारे यहाँ आपको पता है कि आमतौर पर जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, ये मार्केट के अंदर खबरें भी गर्दिश करती रहती हैं कि जो जिस तरीके की कानून साजी हो रही है, जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, हाँ, जो कानून साजी हो रही है, जो चीजें हो रही हैं, शायद दे आर श्योर के जो सितारे हैं आप कह सकते हैं कि उनके हक में हैं और इलेक्शन जब भी होंगे तो उनको फायदा होगा। उसमें एक जो चीज मैं ऐड कर दूं, आई थिंक जो इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि हमने IMF के साथ एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है और बड़ी मुश्किलों से वो एग्रीमेंट हुआ है, और माजी में हम यही करते रहे कि एग्रीमेंट करके पैसे लेके उसके बाद वादा खिलाफी करते हैं, तो ये भी एक रीजन है कि प्योर इकोनॉमिक टर्म्स में ये मुश्किलात आनी हैं। जैसे आपने कहा कि आगे और भी ये चीजें ऐसी आएंगी, तो इसलिए वो एक सरप्राइजिंग डिसीजन नहीं है। हाँ, लेकिन गिवन द फैक्ट कि इलेक्शन के इतने करीब हैं, गवर्नमेंट जाने वाली है, ये फैसला लेना ऑब्वियसली इट्स एन अनपॉपुलर डिसीजन, बट इट इज नॉट सरप्राइजिंग। इट इज नॉट सरप्राइजिंग। थैंक यू वेरी मच। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जिया का एंकर पर्सन, मौजूदा सियासी और जो मौशी सूरत हाल उस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब बात करते हैं, इनफैक्ट आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ होनहार पाकिस्तानी तलबा से जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं नस्ट के कुछ स्टूडेंट्स की जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने फार्मूला स्टूडेंट UK 2023 के इंजीनियरिंग मुकाबले में रेस कार कॉन्सेप्ट के डिज़ाइन में पहली पोजीशन अपने नाम की है।
और यकीनी तौर पे दुनिया को बताया कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, वाकई मुयसर हों, तो पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं, पाकिस्तानी जो तलबा हैं, वो दुनिया को हैरान कर सकते हैं। तो हमने ज़रूरी समझा कि हम ज़रा इन तीनों स्टूडेंट्स को बुलाएं, इनकी टीम एफर्ट को डिस्कस करें और आपको भी बताएं कि एक्चुअली ये प्रोजेक्ट था क्या और ये कैसे कामयाब हुआ। बिल्कुल, हम इस हवाले से अपने तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ फरजाम सिद्दीकी मौजूद हैं जो कि व्हीकल डायनामिक्स मेंबर हैं, इसके साथ साथ वासिफ महमूद हैं जो कि पावर ट्रेन मेंबर हैं, एंड देन वी हैव विद अस अरीज आमिर जो कि चेसिस सीनियर मेंबर एंड मेंटर हैं। हम तीनों को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फरजाम, वासिफ एंड अरीज। कैसे हैं आप तीनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले अरीज, हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए एक्सप्लेन करें जिसमें आपने पोजीशन हासिल की है। क्या है ये, हाउ डज इट वर्क, और इस जो कंपटीशन है इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें, देन हम इस फर्दर इस कन्वर्सेशन को आगे लेके बढ़ेंगे। हमारी टीम नर्स फॉर्मूला स्टूडेंट टीम है जो 2012 में जो है हमने स्टार्ट की थी, लॉन्च की थी, एंड 42 मेंबर्स की टीम है ये। और मेन हमारा मिशन ये है कि हम फॉर्मूला स्टूडेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। इस साल हमने फॉर्मूला स्टूडेंट यूके में पार्टिसिपेट किया है, बट प्रीवियसली जर्मनी में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। एंड हम बेसिकली जो फॉर्मूला स्टूडेंट कार होती है उसको डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद फैब्रिकेट करते हैं, उसको रिग्रेस टेस्टिंग करते हैं उसके ऊपर, और देन जब वो फुल तैयार हो जाती है तो फिर हम उसको सिल्वर स्टोन लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट होता है जिसको करना पड़ता है। तो आपके कॉन्सेप्ट में क्या ऐसा मुख्तलिफ था जिसने दुनिया को इंस्पायर किया, जहाँ पे इतने ज़्यादा कंपेयर्स थे उसके बावजूद जो फर्स्ट पोजीशन थी वो आपको मिली, आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया था? इसमें जो फर्स्ट पोजीशन में मिली है वो लैप टाइम सिमुलेशन इवेंट में मिली है। उस पे फरजाम ने डायरेक्टली बहुत सारा, मतलब ज्यादा रोल है उसका, तो ये आपको ज्यादा। जी फरजाम, लैप टाइम सिमुलेशन क्या होता है, जैसे जो फिजिकल इवेंट होता है उससे थोड़ा सा चेंज इस तरीके से होता है कि आपके पास जो, वैसे अगर हम देखें तो उसमें हम पूरी कार जो है वो फैब्रिकेट करते हैं, उसको पूरी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग वगैरह खुद करते हैं। LTS में क्या होता है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कैले कंपटीशन होता है, कैटेगरी है FSUK की, उसमें जो है हमारे पास कार होती है, उसके हम कुछ पैरामीटर्स वगैरह हमारे पास होते हैं, हम उनको ट्यून करते हैं और उनको ऑप्टिमाइज करते हैं। उसमें पावर ट्रेन आपकी हो गई कि आप कंबशन इंजन पे काम करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक मोटर पे काम करेंगे। EV व्हीकल जो हमारा आगे नेक्स्ट मिशन है EV व्हीकल बनाना, तो उस पे जो है या तो हम EV व्हीकल पे काम करेंगे। बाकी पैरामीटर्स होते हैं सस्पेंशन वगैरह, सस्पेंशन किनेमेटिक्स, उनको ट्यून करते हैं। और फिर जो FS के जो ट्रैक्स हैं आपके पास 3 ट्रैक्स, उस पर अपनी कार वर्चुअली थ्रू सॉफ्टवेयर वो रन होती है और उसमें हम लोग जो फास्टेस्ट कार होती है वो सिलेक्ट करते हैं। तो उसमें जो है हमें फर्स्ट पोजीशन आई है हमारी, और उसमें जो है बहुत सारी जो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT बॉम्बे हो गई और वर्ल्ड वाइड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने उनको डोमिनेट करके फर्स्ट पोजीशन आई है। ठीक है। अच्छा वासिफ, आप बताएं आपका इस टीम के अंदर क्या रोल है, और आप लोगों ने जो ये पार्टिसिपेशन की, इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं, ऑब्वियसली मुख्तलिफ टीम पार्टिसिपेट किया होगा, आपने जो रोल प्ले किया वो किस तरह से मुख्तलिफ था? मैं पावर ट्रेन डिपार्टमेंट का मेंबर हूँ, और पावर ट्रेन का काम होता है कि जो भी हमारा इंजन या मोटर है उससे पहियों तक जितनी भी पावर आनी है, जितनी ज़्यादा आ सकती है, जितनी ऑप्टिमाइज होकर आ सकती है बगैर लॉसेस के, वो लाना पावर ट्रेन डिपार्टमेंट का काम होता है। मेजरली मेरा जो काम है वो गियरबॉक्स डिज़ाइनिंग का है। तो मैं गियरबॉक्स बनाता हूँ गाड़ी का, उसके हिसाब से अपनी रेशियोज वगैरह, हम मोटर पे काम करना चाहिए हमें या हमें इंजन पे काम करना चाहिए। हमारा आगे का गोल है कि हम EVs बनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की साइड पे शिफ्ट हो रही है और कंपटीशन की भी रिक्वायरमेंट है कि 2024 या 2026 तक सारी व्हीकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो जाएं। हम लोग अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रहे हैं। पहले हम लोग ने तकरीबन 8 कम्बशन व्हीकल्स भी बनाई हैं। मैं बेसिकली उसका गियरबॉक्स बनाता हूँ, उसकी ट्यूनिंग वगैरह करता हूँ, वेट रिडक्शन, मास रिडक्शन, और उसकी जो भी पूरी फैब्रिकेशन होती है, डिज़ाइन होता है, उसकी टेस्टिंग होती है, वो मेरे डिपार्टमेंट में मेरा काम होता है। वासिफ, प्रोफेशनली स्पीकिंग, एक तो अभी तो आप ओबियसली स्टूडेंट लेवल के ऊपर इस काम को कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का आई बिलीव बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर। आप पाकिस्तान रिसेंटली उन ममालिक में नहीं है जो खुद अपनी चीज़ें बना रहा है, हम यहाँ पे बस असेंबल तो करते हैं, प्रॉपरली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है हमारे यहाँ चीज़ों की, हम इंपोर्ट करते हैं पुर्जे और गाड़ी बना के आगे बेच देते हैं। तो आप इसको कैसे देखते हो फ्यूचर में, कितना मौसर हो सकता है अगर इसको सपोर्ट किया जाए तो आने वाले वक्त में हमारी इंडस्ट्री के लिए?
आने वाले वक्तों में लाइक हाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा इशू होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें मंगानी पड़ती हैं, लेकिन ये है कि हम बहुत सारे डिज़ाइन जब खुद बनाते हैं तो उन्हें फैब्रिकेट कर लेते हैं, हमें मिल जाती हैं फैब्रिकेशन के लिए स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, वरना हम लोग फिर फैक्ट्रीज को अप्रोच करते हैं, जाते हैं। हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, हमारे पास बहुत सारी इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं, CNC मशीन है हमारे पास, तो हम मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी हद तक कर लेते हैं। बाकी जो ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल है इम्प्रूव हो तो रही है, आगे 2026 तक वोक्सवैगन का एक प्लांट भी खुल रहा है पाकिस्तान के अंदर ही, सो ओवरऑल हालात बेहतर तो हो रहे हैं, बट हाँ लाइक और बेहतर हो सकते हैं। टाइम मेरे पास कम है अरीज, क्योंकि यूजुअली आजकल तो बारबीज का दौर चल रहा है, गर्ल्स का ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो गाड़ियों में नहीं होता है और रेसिंग कार्स में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, बट आप तो बतौर मेंटोर भी इस टीम का हिस्सा हो, इसको ओवरऑल एक सुपरवाइज भी करे हो आई बिलीव इस सारे प्रोजेक्ट को, तो आपका ये इंटरेस्ट कैसे, और क्या आपके साथ और भी फीमेल मेंबर्स थी? अपनी टीम के हवाले से आप कुछ भी कहना चाहो लास्ट 1 मिनट। सो मैं इस साल जो है मैं सबसे ज़्यादा सीनियर मेंबर हूँ फीमेल, उसके अलावा गर्ल्स में कोई नहीं है, बट प्रीवियसली मेरी बहुत अच्छी मेंटोर्स रही हैं जिन्होंने लाइक सस्टेन करने में हेल्प की है, क्योंकि मैकेनिकल में जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं होता, मेरी अपनी क्लास में भी सिर्फ मैं ही फीमेल ओनली स्टूडेंट थी। सो ये सारा इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा वहाँ आप स्ट्रगल कर सकते हो, सस्टेन कर सकते हो। अगर कोई चीज़ ज़बरदस्ती होगी तो फिर आप वहाँ पे नहीं सरवाइव कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ही इम्पोर्टेंट होता है, जो आपका पैशन होता है आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए और उसमें फिर अपना टाइम इन्वेस्ट करना। लवली, थैंक यू वेरी मच, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फरजाम, वासिफ एंड अरीज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद है पिटिशन में पार्टिसिपेट करना और पोजीशन लेना। उनकी सारी टीम को, यस सारी टीम को, इनफैक्ट ये तो 3 मेंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी टीम को, इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई, नस से इनका ताल्लुक है जी, और बड़ा ज़बरदस्त इनका प्रोजेक्ट था जिसको इन्होंने एग्जीक्यूशन तक पहुँचाया और उसके बाद ये कंपटिशन जीता। इनसे हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद जी वापस आ गए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम जिस हवाले से बात करने वाले हैं वो है मदर फीड को लेकर। जिस तरह से माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें तो ग़िज़ाई एतबार से माँ के दूध का भी कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ का दूध जी बच्चे के लिए ना सिर्फ उसकी बेहतरीन ग़िज़ा है बल्कि कुदरत का भी अव्वलीन तोहफ़ा है, तो ये गलत नहीं है। नवाज़ायदा जो नए न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए कोई भी नई ग़िज़ा माँ के दूध से करीब तर तो हो सकती है, लेकिन इस जैसी नहीं हो सकती। आलमी इदारा सेहत इस बात की तजवीज़ करता है कि बच्चों को 6 माह तक सिर्फ जो माँ का दूध ही पिलाया जाए। ना सिर्फ बच्चों की नशो-नुमा को बढ़ाता है बल्कि साथ ही बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़त यानी कि उनकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है और जो मदर और बच्चे की एक बॉन्डिंग है उसको भी बढ़ाता है और इसी तरह से बच्चा भी कई बीमारियों से बच जाता है, प्रोटेक्शन फराहम करता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे, क्योंकि दुनिया भर में अगर हम बात करें पाकिस्तान समेत ये हफ्ता यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मदर फीडिंग वीक के तौर पर मनाया जाता है और बच्चों के लिए माँ का दूध कितनी अहमियत का हामिल है, इसी पे आज हमने बात करनी है। अनीसा सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अनीसा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अर्मिला, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अनीसा, सबसे पहले हम ज़रूर चाहेंगे कि मदर फीड की जो इम्पोर्टेंस है, इसकी अफादियत है, इसके हवाले से आप हमारे देखने वालों को बताएं, क्योंकि ये जो वीक है ये इसी हवाले से अवेयरनेस को लोगों में देने के लिए है कि मदर फीड कितनी इम्पोर्टेंट है। सो सबसे पहले टॉपिक का आगाज़ कीजिएगा इसकी इम्पोर्टेंस को लेकर। बिल्कुल, तो मदर फीड जो है वो सिर्फ बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं होता, वो माँ की अपनी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे के लिए तो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि मदर मिल्क की जो कॉम्पोजिशन होती है, उसकी जो फॉर्मुलेशन होती है वो एन उस मुताबिक होती है जिस तरह जो बच्चों को ज़रूरत होती है उस टाइम पे। जैसे उसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि और फार्मूला मिल्क से आपको नहीं मिल सकती और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले दिन उसका जो स्टमक का साइज़ होता है वो एक जामन के जितना होता है और उस टाइम पे अल्लाह ताला ने ऐसे नेचुरली जो मदर मिल्क की प्रोडक्शन होती है वो भी उसी क्वांटिटी में रखी होती है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है मदर मिल्क की कॉम्पोजिशन बच्चे की नीड्स के हिसाब से बदलती है और ना सिर्फ उसकी कॉम्पोजिशन बदलती है बल्कि उसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होती है जितना बच्चे को ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो ये कि मतलब उसमें एंटीबॉडीज ऐसे होते हैं जो उस बच्चे को एलर्जी नहीं होने देते। बड़े होकर जब बच्चा बड़ा
होता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। एक ऐसा बच्चा जो फॉर्मूला मिल्क पे बड़ा हुआ हो और एक ऐसा बच्चा जिसने पहले 6 महीने माँ का दूध पिया हो, उन दोनों की इम्यूनिटी लेवल्स में बड़े होकर बहुत डिफरेंस होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि माँ की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको माँओं को ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर, डायबिटीज, हार्ट के लिए, मदर्स की हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। उसके अलावा ड्यूरिंग हमल के दौरान जो एक्स्ट्रा वेट गेन हो जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू या मदर फीडिंग के थ्रू इवेंचुअली वो वेट जो है वो शेड ऑफ हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता करके। अल्लाह ताला ने वो नेचुरली सिस्टम ऐसे रखा होता है, उसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि हेल्प करता है वेट रिडक्शन के लिए, और जो एक 9 महीने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होता है वो वापस अपनी जगह पर आता है। तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर हम बात करें तो ये एक बच्चे के लिए कनेक्शन भी बिल्ड होता है, क्योंकि दुनिया में तो उसका पहला इंट्रोडक्शन माँ से ही तभी होता है जब वो उसको अपने गोद में उठाती है। तो ये उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए, सिर्फ मदर्स के लिए नहीं, बच्चे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो रिड्यूस होता है मदर मिल्क फीडिंग के थ्रू। ठीक है, ठीक है अनीसा, अब ये तो हमने बात की कि इसके क्या फ़वाइद हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ एक स्टडी ये कहती है कि सिर्फ 37% ऐसी माएँ हैं पाकिस्तान में इन पर्टिकुलर जो बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। इट मीन्स एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ी परसेंटेज है वो माएँ जो अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती। अदर देन द मेडिकल रीजंस क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, माएँ ऐसा क्यों करती हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है? आई मीन इस शरह को बढ़ाया कैसे जाए? अच्छा, एक तो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए जाएं, जो कि इनफैक्ट अभी रिसेंटली एक पानी के नाम से एक इनिशिएटिव लिया भी गया है, पाकिस्तान न्यूट्रिशन इनिशिएटिव के नाम से। तो वो बेसिकली उसका मकसद यही है कि जो एनेमिक मदर्स हैं, एनेमिक रिप्रोडक्टिव एज की जो खवातीन है, उनको अवेयरनेस दी जाए। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए सेफ स्पेसेस क्रिएट करने की ज़रूरत है ऑन वर्क प्लेस, ताकि अगर वो मदर फीडिंग मतलब वो एक्सपीरियंस करना चाहे, अपने बच्चे को साथ लाना चाहे, नर्सरी होनी चाहिए, तो इस तरह के सेफ स्पेसेस क्रिएट करने की जरूरत है वर्किंग वुमेन के लिए, ताकि वो मदर फीड ऑप्ट करें आसानी के साथ। दूसरा, आपने मेडिकल रीजंस की बात की कि मेडिकल रीजंस की वजह से भी बहुत सारे जो माएँ हैं वो फीड नहीं करवा सकती। तो पाकिस्तान में ये शरह ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की खवातीन होती हैं, रिप्रोडक्टिव एज की खवातीन होती हैं, वो अमूमन एनेमिक होती हैं या वो खुद मैल नरिश्ड होती हैं, या तो इसके नतीजे में उनके बच्चे भी स्टंटेड होते हैं। तो मदर को एक कॉन्सेप्ट होता है प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन का, तो उनको कंसेप्शन से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ अब उनकी अपनी हेल्थ की बात नहीं है, ये उनके बच्चे की हेल्थ की बात भी है। थैंक यू वेरी मच अनीसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत आपने बेहतरीन अंदाज में इसका वक्त के अंदर एक्सप्लेन किया कि मदर फीड कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी नोट पे जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं और टूरिज्म के हवाले से आज वादी कैलाश में आपको एक बार फिर लेके चलते हैं। यहाँ पे खाना बदोश बच्चों का एक स्कूल है, उसकी सैर आपको कराते हैं। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम। सफ़र शर्त की इस एपिसोड के साथ आपको खुश आमदीद। मैं हूँ वकार अहमद और इस वक्त मैं हूँ कैलाश में। कैलाश की जो वैली है इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ हैं और वो बिखरी पड़ी हैं एक ऐसे शख्स के इंतज़ार में जो इन कहानियों को आए, देखे, समझे, सुने और उसके बाद उसको लिखे और पेश करे। कैलाश जो है वो बहुत ही कमाल वादी है। यहाँ पे आपको जहाँ पे रवायात नज़र आती हैं कि लोगों ने रवायात को कैरी किया हुआ है, वहाँ पे उसके साथ जो जिद्दत है या जो साइंस की जानिब जो रुझान है, तालीम की जानिब और इल्म की जानिब जो रुझान है वो बहुत नुमाया नज़र आता है। मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ ये एक स्कूल है और ये स्कूल बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प है। वो इस हवाले से कि आपको मालूम है कि गुज्जर जो ट्राइब है वो जो भेड़ बकरियाँ ले के नारान कगान और देवसाई और उस साइड से जाता है, और इसके अलावा मुख्तलिफ रूट्स इख्तियार करते हैं। जो गुज्जर ट्राइब हमेशा से एक खाना बदोश ट्राइब रहा है, उसके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पे एक बंदोबस्त है। और जो गुज्जर ट्राइब है वो वहाँ पे यहाँ पे समर में सेटल हो जाता है, तो वहाँ उनके बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत बंदोबस्त है और उस बंदोबस्त की तरह जानिब आपको लेके जा रहा हूँ। बेसिकली ये एलिमेंट्री जो एजुकेशन है उसका कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि करोड़ों बच्चे जो हैं, 2 करोड़ से ज़ायद बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहा। तो उस सिलसिले में ये एक हुकूमती इक़दाम है जो कि बहुत कमाल है कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो जिसका कोई किराया ना हो, तो उस सिलसिले में कोई बंदोबस्त अगर
हो जाए तो वो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पे फराज यूसुफी साहब हैं जिन्होंने अपना ये घर दिया है स्कूल के लिए, और यहाँ पे जो गुजर हैं उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लासरूम है, शायद ही आपने इतना प्यारा और खूबसूरत क्लासरूम देखा हो। छोटा सा क्लासरूम है, उसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। उनसे बात करेंगे और उसके बाद आपको फराज यूसुफी से मिलाएंगे जो यहाँ के लोकल हैं और उन्होंने ये जो अपना घर दिया है और उनकी बेटी है जो यहाँ पे पढ़ाती हैं। तो चलते हैं क्लासरूम की जानिब। ये है फ़ारान, और ये जो फ़ारान है ये बहुत इस हवाले से शरारती है कि एक तो इसके पास हर वक्त कच्चे अखरोट रहते हैं। कच्चे अखरोट मैंने जब भी देखा है इसके पास कच्चे अखरोट रहते हैं और ये कच्चे अखरोटों के साथ खेलते रहते हैं। और इन्होंने टर्की भी रखा हुआ है, वो इसका पसंदीदा है और उसके पीछे घूमता रहता है। और इसके अलावा ये इसका दिल हो तो ये लिफ्ट कराता है, दिल ना हो तो ये बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता। इस वक्त ये लिफ्ट कराने के मूड में है, इसलिए मेरे पास बैठा हुआ है। बहुत शर्मीले से बच्चे हैं। और आपका नाम क्या है? नईमा। ये नईमा है। तो नईमा आप मुझे बताओ, आप सबक पढ़ रही हो? ठीक है। और आप डर क्यों रही हो? हाँ, ओह इमोशनल से काम हो। ओह क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? ये क्यों डर रही है? हाँ क्या हुआ है? इसको लगता है कि ना मुझे इंजेक्शन लगे आता है ये लोग, इसकी वजह से ये डर कर रोते हैं। हाँ। अच्छा इंजेक्शन के, तो आप अपनी जुबान में इसको कहो कि ये इंजेक्शन वाले नहीं हैं। ये तो आप नहीं माँ शूज वाला नो क्या, शूज वाला नो है नहीं, हम इंजेक्शन वाले नहीं हैं। हम इंजेक्शन वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इसको कहो कि ये तो आपके अंकल हैं, आपके चचा हैं और आपसे बातें करने आए हैं। नहीं माँ है ना ustaz kayak hinggar ispa luda gitu suraya. ठीक है। हाँ अब इसको कहो कि मेरे साथ ये दोस्ती कर ले, हाथ मिलाएं। और सुन दस दे। ये जो है ये जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम माविया है, ये मेरे कजन है। आपकी कजन है। ये बहुत शरारती है मुझे लगता है। नहीं ये शरारती नहीं है। अच्छा इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर 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 मेरे पास, यहाँ पे, यहाँ मेरे पास आओ। इसका नाम क्या है? माविया। ठीक है। अच्छा अब मैं ये दो बच्चे लड़ गए आपस में, मैं इनका सुलह कराता हूँ। ठहरें, ये बहुत काम ख़राब हो रहा है क्योंकि यहाँ की टीचर इस वक्त है नहीं, तो ये सारा बंदोबस्त जो है, ये सारा मामला इस वक्त मेरे कंट्रोल में है। और मेरा कंट्रोल जो है वो कितना कंट्रोल है इससे आपको आइडिया हो गया होगा। ये बच्चे आपस में लड़ पड़े। अच्छा दो बच्चे जो आपस में लड़ रहे थे, ये क्यों लड़ रहे थे? ये हमेशा ऐसे होते हैं। ये हमेशा ऐसे लड़ते हैं, ये आज के दिन नहीं, ये हमेशा ही ऐसे लड़ते हैं। ये हमेशा क्यों लड़ते हैं? ये इसको गालियाँ लगाते हैं या ये इसको गालियाँ लगाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं। ओए आप मुझे बताओ, झगड़ा करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं? नहीं अच्छे होते। झगड़ा करने वाले बच्चे, इनको खुद मालूम है नहीं अच्छे होते। झगड़ा करने वाले बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। यार भाई ये क्लासरूम बहुत मुश्किल है। अच्छा मेरी बात सुनो, इसका नाम क्या है? जुबैर मेरी बात सुनो। हेलो जुबैर। नहीं मांगा, ये दोनों बहन भाई ऐसे हैं। या अल्लाह, नईमा भी रोती है और ये जुबैर भी रोता है। अच्छा ये क्यों रो रहा है? ये भी इसकी तरह डर, इसको भी डर लगता है। नहीं तो डर लगता है, इसको बताओ ना कि हम तो इसके दोस्त हैं। ये जब रोते हैं ना तो किसी का बात सुनते भी नहीं। जब रोते हैं तो किसी की बात सुनता भी नहीं है। ये बहुत ही इमोशनल काम हो गया है पूरी इस एपिसोड में। मुझे बताओ, अच्छा जुबैर यार हमारे पास कोई टॉफ़ी या कोई, हमारे पास कोई बिस्किट है? मेरे साथ कैमरे पे साद शज़ेम है। साद हमारे पास कोई बिस्किट या कैमरा है? अच्छा तो वो किसी बैग में पड़े तो फराद भी अगर आप ले आए प्लीज़। ये जी मैं अपने दोस्त को देने लगा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। ये लो जुबैर, ठीक है। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो नईमा पे चल रहा था। बिस्किट कम हैं और ये नईमा। अच्छा जी, और इसके अलावा और कौन सा नाराज़ बच्चे हैं मेरे साथ? भाई बच्चों, मुझे आपसे मिलके आप अपनी ज़ुबान में इन तमाम बच्चों को बताओ
कि ये मैं आप इनका दोस्त हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है ये आप तमाम बच्चों से मिलके। पिसा सफान मार्गिली क्या है पिसा सो मिला भी थी हम आया खुशियाँ भी रुपया क्या हम पशी पुख्तुआ मजामा बता दिया आपको समझ आ गई? ओह गुड 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 गुड, ये बच्ची को भी समझ आ गई सबको। नहीं माँ आपको समझ आ गई? मैं आपका दोस्त, तुम मालगिरी, ठीक है जुबैर तुम मालगिरी। जुबैर के साथ मेरे ताल्लुकात अभी तक वैसे के वैसे चल रहे हैं, तो ये जब हो सकता है कि जब आपसे इजाज़त लूँ उसके बाद जुबैर के साथ एक नशिस्त करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बेहतरी के इम्कानात होंगे। हमने इन बच्चों को पढ़ाना है। ये बच्चे जो है ये बिल्कुल जिस तरह गुजर है, खाना बदोश है, आप सोच भी नहीं सकते कि उनके बच्चे पढ़ सकते हैं क्योंकि वो हर वक्त ट्रैवलिंग में रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ अर्से जब सेटल होते हैं तो इस कमरे में इन्होंने एक माहौल बनाया हुआ है जहाँ पे ये बच्चे आके पढ़ते हैं और यकीनन कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। उस बेहतरी के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे जैसे जैसे ये अगली क्लासेस में जाएंगे। सो बच्चों बहुत शुक्रिया। ये जो कैमरा है ना इन सबको कहो खुदा हाफिज़। सब बच्चे कहोगे, सब बच्चे कल खुदा हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। पिछले कुछ दिनों से हम एक केस के हवाले से सुन रहे थे, वो सिविल जज की अहलिया के हाथों तशद्दुद का शिकार एक घरेलू मुलाजिमा रिजवाना के हवाले से। वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और उनकी तबीयत में चंद दिन पहले बेहतरी के साथ नज़र आई थी और फिर अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें उनका इलाज तो हो रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि हालत अभी भी ख़तरे से बाहर नहीं है। रिजवाना के इलाज के लिए जी कायम मेडिकल बोर्ड के जो सरबराह हैं उनका कहना है कि बच्ची को निमोनिया हुआ है और ऑक्सीजन भी ताहाल लगी हुई है और 2 के बच्ची ने पिछले हमने कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि खाना भी मांगा है, भूख की शिकायत भी की है, लेकिन स्टिल फिर उसकी तबीयत रात गए ख़राब हुई और अब दोबारा से जो है निमोनिया की वजह से उसकी हालत कुछ इतनी हौसला अफजा कह लें या उसकी अच्छी नहीं है। इस हवाले से आज हमने बात करनी है केस क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से हाईलाइटेड है और इसी वजह से अदालत के अंदर भी इस हवाले से कार्रवाई का भी कहा जा रहा है, लेकिन जो तबीयत की नासाजी है उसके बायस बच्ची अभी तक ऑक्सीजन पर है और उसको ऑक्सीजन भी लगी हुई है और दीगर चीज़ें भी, उसका ट्रीटमेंट अभी तक जारी है। पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है जो कि हमारे बहुत सारे घरों के अंदर मेड्स के तौर पे, हाउस हेल्प के तौर पे ऐसी छोटी बच्चियां काम करती हैं। पूरी सोसाइटी के कंसर्न है। इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर फरीद जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल है। उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि वो हमें इस हवाले से ताज़ा तरीन क्या बता पाएंगे। डॉक्टर साहब सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम मुसलसल वैसे तो न्यूज़ के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट्स के जरिए हम तक इतलात पहुँच रही हैं, लेकिन इस पे ताज़ा तरीन आपके पास क्या है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी बच्ची की अब 2 दिन से तबीयत खासी बेहतर है और कल का और परसों का दिन जो था वो बड़ा अच्छा गुजरा। उससे पहले एक हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा था कि ये 12-14 घंटे इसकी तबीयत ठीक रहती थी और फिर इसकी सैचुरेशन ड्रॉप करती थी। तो अभी 2 दिन से इस तरह नहीं है। अगले 2-1 दिन इसकी तबीयत इसी तरह स्टेबल रही तो फिर ये आउट ऑफ डेंजर होगी। अभी इस वक्त हम ये नहीं कह सकते ये टोटली इसकी ये चीज आउट ऑफ। डॉक्टर साहब ये जो आप कह रहे हैं कि हालत खतरे में हो जाती है दोबारा से, ऐसा क्या होता है? क्या जो ब्रीदिंग है वो डिस्टर्ब होती है या कुछ ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है? एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे इस वक्त मेनली आप लोग फेस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर फरीद डॉक्टर साहब आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, जरा दोबारा से कनेक्ट कीजिएगा जी डॉक्टर साहब से ताकि हम बात कर पाएं। डॉक्टर फरीद जफर हमारे साथ मौजूद थे, आपको इस विजुअल के अंदर भी नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब उस बच्ची के पास खड़े हुए। इनका ये कहना है कि वो पहले से ज़रूर बेहतर है लेकिन अभी आउट ऑफ डेंजर नहीं है। अगले 48 आवर्स आर क्रिटिकल। इस बच्ची के बारे में आपको बताएं कि एक जज साहब की अहलियाँ हैं जिनके ऊपर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस पर तशद्दुद किया है। डॉक्टर साहब आप हमें सुन पा रहे हैं? जी आ रही है बात। डॉक्टर साहब पूछ में ये रहा था कि वो कौन सा एरिया है जिसमें इस वक्त आपको ये चैलेंज फेस हो रहा है बच्ची की? क्या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड का कोई प्रॉब्लम है, कहाँ पे? जी इसको क्योंकि सेप्टेसीमिया है और मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, सुन पा रहे हैं। इसको सेप्टेसीमिया होता है अगर किसी उससे हमने इसके जो डिफरेंट कल्चर्स लेके एंटीबायोटिक्स को भी थोड़ा चेंज किया, उससे इसने रिस्पॉन्ड किया। फिर इसको हमने एल्ब्यूमिन भी दिया, इसको लाइफ सेविंग में इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, मिनिस्टर साहब आए थे वो उनसे डिस्कशन।
ऑडियो बेहतर है। लेकिन प्रॉब्लम इसकी है कि वो लंग्स की है कि ये ब्रेथ हो जाती है क्योंकि इसकी इम्यूनिटी लो है, ये कफ आउट नहीं कर सकती। नॉर्मली एक्सक्रीशंस इकट्ठी होती हैं तो एक इंसान उसे खांस के निकाल देता है, इसका वो सिस्टम प्रॉपर चल नहीं रहा। तो उससे हमने 2 दफा इसकी ब्रोंकोस्कोपी की, जो कैमरा आप डालते हैं लंग्स में, और उससे एस्पिरेट किया, वो चीजें निकाली सारी अंदर से इन्फेक्टिव मटेरियल। तो अब हम इसको, जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनकी हेल्प ले रहे हैं और वो उसको हेल्प आउट कर रहे हैं कफ आउट कराने में, क्योंकि बार बार वो प्रोसीजर हो नहीं सकता। लेकिन आज 3rd डे है और उसकी तबीयत खासी बेहतर है रिजवाना की। अच्छा डॉक्टर साहब, निमोनिया के हवाले से भी कुछ आ रही थी रिपोर्ट्स के, निमोनिया भी हुआ है? ये जो लंग्स की प्रॉब्लम है ना, जो वो चीजें कफ आउट नहीं कर सकती, एक्सक्रीशंस आ जाती है, तो वो लंग्स में जब कोई इन्फेक्शन चल रही हो तो उसको आम जबान में तो निमोनिया कहा जाता है। तो उसकी जिस तरह की निशानियां डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ पॉइजनस मटेरियल या तो इसने खाया है या इसके स्टमक में गया है, जिसकी वजह से इसकी इम्यूनिटी इतनी वीक हुई है, या काफ़ी अरसे से कुछ खा नहीं रही थी। इस हवाले से क्या फाइंडिंग्स है आपकी? कुछ खबरें तो ये भी आ रही थी कि कहीं बच्ची को जहर तो नहीं दिया गया, उस हवाले से भी आप प्रोब कर रहे थे। अच्छा, उसमें हमें डायरेक्ट तो ऐसे कोई शवाहद नहीं मिले कि उससे कोई पॉइजन उसे दिया गया, लेकिन क्योंकि पेरेंट्स कह रहे थे तो हमने इसके जो डिफरेंट रेंज है टॉक्सिकोलॉजी की, जो पॉइजन को स्क्रीनिंग करता है, वो हमने फोरेंसिक लैब भिजवाई है। इंशाल्लाह उसकी आज रिपोर्ट आनी है पंजाब फोरेंसिक लैब, तो वो जैसे आ जाती है वो फिर आपसे शेयर करेंगे कि पॉइजन का है या नहीं। लेकिन इसकी इम्यूनिटी बहुत लो थी, खा पी नहीं रही थी। ये जब हमारे पास आई थी 1 वीक से इसने खाया हुआ नहीं था, वेट इसका कोई 30 kg है, उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है, 12-13 साल ऐसे देखने में लगता है एज है। तो जब इम्यूनिटी भी ज्यादा ना हो और खा पी भी ना रही हो तो फिर, और दूसरा इसकी हाइजीन बहुत पुअर थी। ये 5-6 महीने से कोई जो जख्म थे उनकी मेडिकल केयर नहीं हुई थी। ये एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल भी इनके जख्मों से रिलेटेड था कि रिजवाना के जब वो इनको हॉस्पिटल लाया गया था तो जख्मों में कीड़े भी पड़े हुए थे और दीगर बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी, उसमें किस हद तक रिकवरी हुई है? जब जो इसका हेड पे इंजरी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अंदर ब्रेन में नहीं थी और बाहर ही थी स्कैल्प पे, तो उसमें कीड़े पड़े हुए थे। जो मेन एक वो चोट और एक इसकी बैक पे एक इंजरी है, इनकी वजह से इसको सेप्टिसीमिया हुआ, क्योंकि वो उन इंजरीज की कोई प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई थी और इस बच्ची ने कोई नहाई भी नहीं थी या फैसिलिटी नहीं थी। डॉक्टर साहब बिल्कुल आखिर में ये बताइए, आपका एक बड़ा, आप एक करियर हेल्थ प्रोफेशनल हैं, आपने बहुत सारे मरीजों को देखा होगा, ऐसा केस डॉक्टर साहब पहले कभी देखा आपने इतना बुरी हालत में? केसेस आते रहते हैं ऑफ एंड ऑन। एक्चुअली हमारा तो ये जो हॉस्पिटल है बहुत ज्यादा रश है और आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो लेकिन ये थोड़े से अनयूजुअल केसेस हैं कि एक छोटी बच्ची है बिल्कुल और फिर इसको इस तरीके से कहीं ना कहीं मिसहैंडल हुई और बुरी तरह मिसहैंडल हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, विश यू ऑल द बेस्ट। जैसा कि आप कह रहे हैं, एक तो जहर के हवाले से जो बात की जा रही थी कि क्या बच्ची को जहर दिया गया, डॉक्टर साहब कह रहे हैं फिलहाल शवाहिद नहीं है, लेकिन डिटेल रिपोर्ट आना बाकी है जो आज आ रही है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि अगले 48 आवर्स आर क्रिटिकल। अल्लाह इसको सेहत दे, रिजवाना को, बच्ची को बहुत ही जुल्म किया गया है, और उन अदालतों को भी अकल दे जो कि ज़मानतें दे रही हैं इस केस के ऊपर उस खातून को जो कि इसकी जिम्मेदार है। लेट्स होप फॉर गुड एंड पॉजिटिव। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम चूँकि मुख्तलिफ अतराफ में जाते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत लेकर आते रहते हैं, कुछ फ़नून लतीफ़ा की बात कर लेते हैं। बरसग़ीर पाक व हिंद में मोहब्बत की चंद ऐसी दास्तानें हैं, इश्क की दास्तानें जिन्हें कहा जाता है, जो हमेशा के लिए अमर हो गई हो। हीर रांझा है, शीरी फरहाद है, लैला मजनू है, सस्सी पुन्नू है, सोनी महिवाल है, आज भी इनके जो चर्चे ज़बान ज़द आम है। जब भी हम व्हेन एवर वी थिंक अबाउट सच रोमांटिक टेल्स तो ये चंद नाम, चंद टाइटल्स हमारे जहन में आते हैं। भाई एक ऐसा थिएटर प्ले पेश किया जा रहा है जिसमें सोनी महिवाल को फीचर किया जा रहा है और इसको बेसिकली सैलाब के पस मंज़र में लिखा गया है। ये इसकी दिलचस्प बात है और इसमें मौजूदा हालात की भी अक्कासी की गई है। ये 5 और 6 अगस्त को लाहौर में, जबकि 12 और 13 अगस्त को दुबई में पेश किया जा रहा है। और अनवर मकसूद साहब की थिएटर टीम के बाद ये दूसरी टीम है जो कि रिप्रेजेंट करने जा रही है पाकिस्तान को। ये इसमें कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हैं, बट आई थिंक
थिंक दे मेड अ ग्रेट एफर्ट, तो हमने सोचा कि हम जरा बात करें कि ये प्ले है क्या इसकी। बिल्कुल, इसके लिए हमारे साथ अली कुरैशी मौजूद हैं जो कि इसके राइटर भी हैं, जिन्होंने इसमें एक्टिंग भी की है और इसको असिस्ट भी किया है। उसके साथ साथ वकास अकरम है जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट से इस मूवी को देख रहे हैं। सो आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। कैसे आप हाँ थिएटर में, मैंने मूवी बोल दिया, सॉरी। वेलकम गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सबसे पहले तो अली आपकी जानिब आते हैं, थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन दें इस प्ले का, चूंकि आपने इसको लिखा भी है, इसमें एक्टिंग भी की है, इस थिएटर को लेके जरा हमारे देखने वालों को बताएं। सो बेसिकली सोनी महिवाल जो है ये वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। Okay. हमने कोई पुराना टच नहीं दिया, ये मॉडर्न सेटिंग में सारा प्ले है बेस्ड। इसका सेट डिज़ाइन, इसके टेक्निकल्स, इसकी हर चीज़ मॉडर्न सेटिंग के अंदर है। मतलब सोनी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है? नहीं यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो गाँव में इन्फ्लुएंसर है, डिजिटल क्रिएटर है, क्या है? नहीं सोनी होती गाँव में ही है। Okay. बट हमने कुछ, क्योंकि देखें जनरेशनल गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस को अगर आपने थोड़ा सा अट्रैक्ट करना है किसी चीज़ में, तो आपको थोड़ा सा अपना इस जेन जी टच थोड़ा ऐड करना पड़ता है प्ले के लिए, ताकि वो कुछ अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि थिएटर भी काफी रिलेट कर पाए वो लोग। एग्जैक्टली, थिएटर काफी इवॉल्व कर गया पाकिस्तान के अंदर, और काफी अरसे से पाकिस्तान में भी एक इशू हमें देखने को मिलता था कि थिएटर जो था इवॉल्व नहीं कर रहा था उस तरीके से, वही पुराने जमाने का चलता आ रहा था एक, और उसी पे लोग काम कर रहे थे। और मतलब इतने ज़्यादा राइटर्स भी ऐसा नहीं थे, अनवर मकसूद वगैरह तो हैं जिनके प्लेज आज तक चल रहे हैं, मगर उसके बाद ऐसा कोई ज़्यादा उभरा भी नहीं है, ना कोई प्लेज इंटरनेशनल जा सके कि हम जाके रिप्रेजेंट कर सकें पाकिस्तान को कहीं पे, कि पाकिस्तान में इस तरह का आर्ट कल्चर है डेवलप। तो आपने वो कोशिश की। अच्छा वकास, चूंकि आपसे अभी ऑफर भी बात हो रही थी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हमारे देखने वालों को जो शायद बराह रास्त ना पहुंच सके आप तक, लेकिन कुछ लाहौर में ऐसे होंगे या आसपास देखने वाले, वो देखना चाहेंगे, थोड़ा सा हमारे सामने इसका जो स्क्रीन प्ले है वो क्या होगा, या जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है, फिर स्टोरी जो सैलाब के बैकग्राउंड में लिखी गई है क्या है, थोड़ा सा हमारे सामने रखिए ताकि लोगों को पता चले, और हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो और वो देखने भी आया। जी बिल्कुल, जैसे अली ने बताया अभी, ये प्ले वैसे तो एक बहुत कंटेम्प्रेरी सा प्ले है। सोनी महिवाल, हर किसी ने इसकी कहानी सुनी है, हमने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। इसको मुख्तलिफ करने के लिए जो ऑडियंस अब है पाकिस्तान में, लाहौर में, बल्कि पूरी दुनिया में, वो कंज्यूम करती है एक बहुत शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। तो उनको उनका इंटरेस्ट गेन करने के लिए, उनका वो अटेंशन स्पैन लाने के लिए इस प्ले में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे सैलाब की अभी आपने बात की। इस प्ले के अंदर 4D सैलाब का एक इन्फ्यूजन हम लेकर आए हैं, विच इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। जो वहाँ बैठे हुए लोग होंगे उनको वो फील होगा, एंड दैट इज़ समथिंग दैट वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द कन्वेंशनल थिएटर इज़। एंड इसके साथ साथ इस प्ले में लाइव म्यूज़िक का इस्तेमाल है। इसके अंदर 3 ऐसे गाने हैं जो हमारे टीम मेंबर्स ने खुद लिखे हैं, कंपोज किए हैं, ओरिजिनल्स हैं जो खुद बनाए हैं, उनकी बीट्स खुद तैयार हैं। उसमें हमारी राइटर युसरा इरफान अली एक खुद उन्होंने गाना लिखा है इसके अंदर, और वजाहत काशिफ हमारे जो सिंगर हैं, जो कंपोजर भी हैं इस गाने के, वो भी उसके साथ हैं। इसके अलावा हमारे डायरेक्टर अली शान बिन सुहेल ने इस प्ले पे जितनी मेहनत की है, आई थिंक शायद ही अब कोई प्ले या प्रोफेशनल क्यों है? इस मेहनत के लफ्ज के साथ आप लोग ने अपनी हंसी रगड़ा लगा, यही समझ रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा प्रोफेशनल लाइफ में भी एंटर कर गए ना, तो हमें बड़ी वो हिट फील होती है कि व्हेन वी वर लाइक स्टूडेंट्स, तो आसान होता था घर से निकलना, मैनेज करना। अब क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, वकास के साथ जॉब करते हैं, तो हम जॉब के बाद फिर 8 बजे के बाद रिहर्सल्स पे जाते थे बैठने के लिए कि अच्छा ठीक है, किस तरह एनर्जी भी वो नहीं ना रहती, एंथुसियाज्म भी वो नहीं रहता, एग्जैक्टली जवानी वाला पहले वाला। ठीक है, खैर आप इसको इंटरनेशनली भी लेके जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है कि आप इसको दुबई में भी ले, और हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी यही था कि दुबई में भी आप लोग इसको एग्जिबिट कर रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या आइडिया था और दुबई में कैसे हुआ ये? बिल्कुल जी, यहाँ पे बेसिकली लाहौर में तो हम पिछले तकरीबन 10 साल से शो कर रहे हैं, प्ले थिएटर इन इटसेल्फ कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक भी और अब कमर्शियल भी। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा द कॉलोनी, एक स्पेस है गुलबर्ग में, उनका उनकी क्योंकि वो ऐसी स्पेस है जो हम थिएटर जो नए राइज कर रहे हैं, जो लोग आर्टिस्ट, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया है टू परफॉर्म, टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन लाहौर इटसेल्फ। और इसके अलावा सबसे बड़ा शुक्रिया अदा आई थिंक मैं द जंक्शन का करना चाहूँगा, जो दुबई में जिन्होंने हमें बुलाया, जिनकी मदद से ये कॉन्सेप्ट, ये प्ले हम इंटरनेशनल अक्रॉस द बॉर्डर लेके जा रहे हैं फॉर द ऑडियंसेस ऑफ दुबई। हमने इनसे कांटेक्ट बेसिकली 7-8 महीने पहले किया था, और उसी के थ्रू, उनकी कोलैबोरेशन के थ्रू, दे वर वेरी कोऑर्डिनेटिंग विद अस। उन्होंने बुलाया, उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स की, एंड वी आर हियर। अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्रेट टाइम कम है, मैं चाहूंगी जल्दी से हमारे देखने वालों को बता दें। अली आप बताएं कब आप लोग ये प्ले हो रहा है थिएटर्स के अंदर, कहाँ पे होगा, टिकट्स कहाँ से मिलेंगी, जरा ये इन्फॉर्मेशन भी दें। सो बेसिकली सैटरडे संडे ये हो रहा है द कॉलोनी में, गुलबर्ग ग्रू मांगट रोड पे है, ठीक है। और
12th और 13th को हो रहा है द जंक्शन में, अल सर्कल एवेन्यू दुबई। ओके तो इसकी टिकट वाला पे भी हैं अवेलेबल, हमारे पास फिजिकल भी हैं, हमारे पोस्टर्स भी हैं। सो बेसिकली वी हैव अ प्रोडक्शन कंपनी बिहाइंड द मास्क, Okay. जो हम 4 लोगों ने उस टाइम बनाई थी, मैं, वकास, अली शान। तो अली शान इज आवर लाइक कोच, टीचर, मेंटोर, तो हम साथ ही थे उनके जब स्टूडेंट थे। ओके ओके तो उसी पे हमारे पोस्टर्स भी हैं और हमारे टैग्स वगैरह चलते रहते हैं साथ साथ। तो इट्स बिहाइंड द मास्क ऑन इंस्टाग्राम। कोई एक लाइन, कोई स्क्रिप्ट का कोई एक जुमला जो किसी को याद हो, जिसपे बड़ी मेहनत हुई हो, बड़ी हंसी आई हो, कुछ ऐसा एनीथिंग जो आप हमारे साथ शेयर, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें? मैं ज़रूर कर देता हूँ। यू शुड ऑडियंस की इंटरेक्शन के लिए ना कुछ इंटरेस्टिंग सा लाइन ही एक स्क्रिप्ट की हो इज देयर एनी लाइन जो कि probably. आपके माइंड में हो? मैं अपनी लाइन ही कर देता हूँ प्लीज, क्योंकि मेरी उस पे ग्रिप है। सो बेसिकली मेरा कैरेक्टर मुंशी का है, जो महिवाल और उसकी जो माँ है चौधराहन, उसके साथ होता है सारा टाइम। तो मेरा थोड़ा सा कॉमिक एलिमेंट ऐड करता हूँ मैं प्ले के अंदर, सीरियसनेस को रिमूव करने के लिए। तो जब वो महिवाल को गाँव में लेके आता है दिखाने के लिए, तो कहता है हेलो चौधरी साहब, ए रहा ताडा सावल गाँव, बीबी जी ने कहा सी कि इस पिंड दियां सारियां ज़मीनां बड़ियां ज़रखेज़ ने, तो दसो फिर किन्ने मुरब्बे पैक करावा। तो और उसका एक और है, थोड़ा सा आगे जाके कहते हैं कि इस पिंड दी एक होर गल बड़ी मशहूर है, इस पिंड दा हुसन देखो चौधरी साहब, बस तुसी अपनी अखां खुलियां रखना, हो सकता है तानू भी कोई लभ जाए। गुड वन, थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शुक्रिया, गुड लक फॉर योर शो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम भी आए सैटरडे संडे को, आपको जो कॉलोनी में देखने को मिलेगा गुलबर्ग में। टिकट्स आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और इनके जो जिस तरह खुद कह रहे हैं इनकी मुख्तलिफ जगहों पे इस पे अवेलेबल हो सकती है। सो डू वॉच इट, बिल्कुल। द बेस्ट पार्ट इज कि इतनी टेंशन फ्रस्ट्रेशन के दौर के अंदर जब हर कोई, जिसे मैं कहता हूँ नफ्सा नफ्सी का दौर है, उसमें कुछ ऐसा ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको थोड़ा, आपके दबाव को थोड़ा खोलेगा, किसी और जानिब लेकर जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बोथ ऑफ यू, अली एंड वकास, फॉर बीइंग विद अस। इसी नोट के ऊपर हम एक ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और हमने पहले भी बात की थी, इनफैक्ट इस वक्त क्रिकेट के लिए 3 बड़े दिमाग यकजा हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 साबिक कप्तानों पर मुश्तमिल एक हाई प्रोफाइल टेक्निकल कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। मिसबाह-उल हक द ग्रेट, इंज़मामुल हक द ग्रेट एंड मोहम्मद हफीज़ प्रोफेसर इस वक्त तीनों मिल के पाकिस्तान के लिए सिलेक्शन से लेकर दीगर जो मामलात हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, प्लेइंग कंडीशंस हैं, इसका जायजा लेंगे। हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद हैं। इधर भी 3 ब्रेन इकट्ठे हुए हैं, लेकिन 2 जर्नलिस्टिक हैं और एक स्पोर्ट्स ब्रेन है। जरा भट्टी साहब से हम बात करते हैं कि वो इस सूरत हाल को, इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, आप ठीक ठाक हैं? जी, आपको भी सुबह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी डेवलपमेंट है ये, कैसे देख रहे हैं? ये सारे वो इख्तियारात हैं जो नॉर्मली पीसीबी चेयरमैन के इख्तियारात होते हैं जी। अब ज़का अशरफ साहब ने ये सारे इख्तियारात इस कमेटी को दे दिए, लेकिन इस कमेटी का रोल जो है सिर्फ एडवाइजरी रोल है। ये कमेटी कर कुछ नहीं सकती। अच्छा। मिसाल के तौर पे अगर वो नॉमिनेट करती है कि बाबर आजम को हटाकर किसी और खिलाड़ी को कप्तान बना दिया जाए, तो उसका काम सिर्फ सिफारिश करना है, हतमी फैसला जो है वो चेयरमैन ने करना है। माजी में भी कुछ इसी किस्म की कमेटियां बनी हैं। उन प्लेयर्स के तो तजर्बात कुछ अच्छे नहीं रहे। वो जो कहानियां बताते हैं वो काफी मुश्किल और काफी खतरनाक कहानियां बताते हैं, लेकिन चूंकि अभी अनाउंस हुए चंद घंटे हुए, तो मेरे ख्याल में पीसीबी को देख लेते हैं कि पीसीबी इनको किस तरह ट्रीट करता है, क्योंकि ये आपको पता है कि क्रिकेटर्स काफी सेंसिटिव होते हैं, जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। इंज़मामुल हक को देख लें, मिसबाह-उल हक को देख लें, मोहम्मद हफीज को, ये 3 दिमाग जरूर है लेकिन अलग मिजाज के लोग हैं। तो ऐसा ना हो कि कल अगर वो कोई पीसीबी को तजवीज दे और पीसीबी उसको ओवर रूल कर दे। जाहिर है क्रिकेटर्स का बाज़ दफा एजेंडा भी होता है किसी फैसले के पीछे। तो अब ये इंटरेस्टिंग कहानी है, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसका इंतजार कर लें। लेकिन मुझे जाती तौर पर ये बेल जो है ये मुंडेर पे चढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, बेल मुंडेर पे चढ़ती नजर नहीं आ रही। अच्छा भट्टी साहब, आपने ये जो भी बात की कि नॉर्मली क्रिकेटर्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो ये इनको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं बेसिकली चेयरमैन पीसीबी का काम है, तो आपको लगता है कि अपनी जिम्मेदारियां चूंकि उसको कंट्रोवर्शियल ना करना और अपनी चीज़ों को दूसरों पर डालना, ये भी कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अगर क्रिटिसिज्म हो किसी चीज़ को लेके तो उसमें ये शामिल कि क्रिकेटर्स जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो भी इसका हिस्सा है? देखिए उर्मिला, इस वक्त अगर हम ये कह दें तो गलत नहीं होगा कि ज़का अशरफ जो है वो फुल फ्लेज पीसीबी चेयरमैन नहीं है। वो
पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के उनको चेयरमैन बनाया गया है, जिनके पास 4 महीने का मैंडेट है, 4 महीने में उन्होंने इलेक्शन करवाने। लेकिन आज पाकिस्तान की 4 हाई कोर्ट्स में उनके खिलाफ डिफरेंट केसेस चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल में वो जो प्रेशर बिल्ड हुआ है, जो नजम सेठी की जो कोर टीम है जो इनके खिलाफ कैंपेन चला रही है, इनके लोग उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, तो मेरा ख्याल में उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए उन्होंने ये टेक्निकल कमेटी बनाई है। और मेरा ख्याल में अगर कल खुदा न खास्ता कोई फैसला हो जाता है और वो फैसला बैकफायर कर जाता है, तो फिर इनके पास ये जवाब होगा कि जी 3 बड़े पाकिस्तान की हिस्ट्री के क्रिकेटर थे, उन्होंने जो हमें एडवाइस की हमने उसकी एडवाइस मान ली जी। तो ये मुझे इसके पीछे कहानी नजर आती है। वैसे भट्टी साहब, हमारी जिस तरह का क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर है, हम एक वेल एस्टैब्लिश्ड क्रिकेटिंग नेशन है, हमारे पास अच्छी टीम है, खेलने के लिए अच्छी जगह है, बहुत जबरदस्त बजट्स हैं, स्पॉन्सरशिप्स हैं, हमारी अपनी लीग है। आई मीन एक क्रिकेटिंग नेशन के पास जो कुछ हो सकता है, हम तो अमेरिका को असिस्ट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर इस पोजीशन में हम। तो ऐसी अथॉरिटीज या ऐसी सब अथॉरिटीज की जरूरत महसूस होती है आपको बीइंग अ जर्नलिस्ट? आपको लगता है कि ये होनी चाहिए या नहीं, एक ही बॉडी हो वो डिसीजन ले और उसमें ठीक है आप एडवाइजरी रोल किसी को दे दें तो कोई हर्ष नहीं है? कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, वैसे तो एक बहुत अच्छी चीज है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के 3 कामयाब तरीन क्रिकेटर्स जो हैं वो पीसीबी के एडवाइजरी रोल में आ गए। लेकिन आप ये जो बात कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो तो इस्टेब्लिश है, हमारा क्रिकेट सिस्टम भी इस्टेब्लिश है, लेकिन पीसीबी हेडक्वार्टर में अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि तकरीबन 1 साल में 3 चेयरमैन पीसीबी के चेयरमैन हो गए। तो वहां पर मामला जो है वो गड़बड़ है। और आप लोग चूंकि पॉलिटिकल सेगमेंट भी करते हैं, तो अगले 2-3 दिन में जो मैं सुन रहा हूं कि मुल्क में ऊपरी सेटअप आ रहा है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो आ रही है। अब ये सारा कुछ किया प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी साहब की आशीर्वाद में, क्योंकि ज़का अशरफ उनके बहुत करीब है, और नजम सेठी साहब जो नवाज शरीफ साहब के करीब थे, उनको घर रुखसत होना पड़ा। तो देखना है कि नए प्राइम मिनिस्टर जो आएंगे क्या इसी सेटअप को कंटिन्यू करेंगे या वो चूज जो है ना, ये बंद नहीं होता हमारे मुल्क में। भट्टी साहब बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट, बिल्कुल ठीक है आपने। टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना है कि इस रोल में कोई बुरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक तो ये कि कंसिस्टेंसी नहीं होती और दूसरा ये कि ये जो तब्दीलियां होती हैं ना, दिस एक्चुअली हर्ट द गेम ऑफ द क्रिकेट एंड स्पिरिट जो है गेम का, सिस्टम को। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपने घर को चलें, कल फिर मिलेंगे। घर पे हैं लोग, हमने घर जाना है, आप तो घर पे हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।